हेलो दोस्तों, अमेजिंग उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के इतिहास के एक शानदार वंश के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आरंभ में उत्तराखंड कुणिद वंश, कार्तिकेयपुर वंश और कत्यूरी वंश के अधीन रहा। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ के लोग कार्तिकेयपुर वंश की महानता को दर्शाने के लिए कहा करते थे कि कार्तिकेयपुर वंश के पतन के कारण सारे कुमाऊं में रात्रि हो गई है। लेकिन बाद में हमारे इस वंश के आने के बाद लोगों ने यह कहना आरंभ कर दिया था कि जिस धरती पर अंधेरा हो गया था, आज अब उस पर फिर से प्रकाश हो गया है, क्योंकि इस वंश ने संपूर्ण कुमाऊं पर न केवल दीर्घकाल तक शासन किया बल्कि कुमाऊं का बड़े स्तर पर सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी किया। उत्तराखंड के चंद वंश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चंद की जानकारी के स्रोतों के बारे में जानेंगे। चंद के संबंध में जानकारी के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। इन साक्ष्यों को कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य, चंद साहित्य, पवार साहित्य, मुस्लिम साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण आदि। आगे इन स्रोतों का वर्णन स्वतः ही आता रहेगा। तो अब चलते हैं चंद वंश के प्रथम शासक यानी कि वंश संस्थापक के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, यद्यपि चंद वंश उत्तराखंड का एक बहुत प्रसिद्ध वंश रहा है, लेकिन चंद वंश का संस्थापक कौन था, इस संबंध में विद्वानों के मध्य पर्याप्त मतभेद हैं। कुछ विद्वान सोमचंद को चंद वंश का संस्थापक मानते हैं, तो विद्वानों का एक वर्ग ऐसा भी है जो सोमचंद के स्थान पर थोरचंद को इस वंश का संस्थापक मानता है। एक और फ्रेजर, हैमिल्टन तथा डॉक्टर कठौत जैसे विद्वान थोरचंद को चंद वंश का संस्थापक मानते हैं, किंतु इस संबंध में वे जो मत प्रस्तुत करते हैं वे पुराने हैं और वर्तमान में तर्क की कसौटी में खरे नहीं उतरते हैं, इसलिए अधिकांश विद्वान उनके मत का खंडन करते हैं। दूसरी ओर एटकिंसन, भद्रदत्त पांडे तथा कुछ अन्य विद्वान सोमचंद को चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। वर्तमान में एटकिंसन तथा भद्रदत्त पांडे के मतों का समर्थन करते हुए अधिकांश विद्वानों द्वारा सोमचंद को ही इस वंश का संस्थापक माना जाता है। आगे हम जानेंगे कि कैसे सोमचंद ने कुमाऊं क्षेत्र में नवीन चंद राजवंश की स्थापना की। इससे पहले हम चंद वंश की कालावधि के बारे में जानेंगे। दोस्तों, चंद वंश के संस्थापक की ही भांति चंदों के शासन की कालावधि के संबंध में भी विद्वानों के मध्य पर्याप्त मतभेद है। आरंभिक स्रोतों के अभाव के कारण यह आज भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस वंश की स्थापना किस वर्ष की गई थी। श्री भद्रदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद ने सन 700 ईस्वी में चंद वंश की नींव रखी थी। दूसरी ओर श्री एटकिंसन का मानना है कि चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने 10वीं शताब्दी में की थी। डॉक्टर यशवंत सिंह कठौत लिखते हैं कि 7वीं से 10वीं शताब्दी तक कार्तिकेयपुर वंश तथा उसके बाद कत्यूरी वंश उत्तराखंड में राज्य कर रहे थे। इसलिए भद्रदत्त पांडे तथा एटकिंसन द्वारा दी गई चंद शासनकाल की अवधियां दोनों ही गलत हैं। इसलिए समयावधि को संतुलित करने के लिए श्री कठौत लिखते हैं कि चंद वंश की स्थापना बहुत बाद में की गई होगी। इसी प्रकार इलियट महोदय भी थोरचंद को चंद वंश का संस्थापक मानते हुए लिखते हैं कि उसने सन 1261 में चंद वंश की स्थापना की होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि चंद वंश की प्रारंभिक तिथि के संबंध में विद्वानों के मध्य पर्याप्त मतभेद है, किंतु बाद के शासकों की तिथियों के संबंध में कोई मतभेद नहीं है। आरंभिक तिथियों के बारे में यह कहना अधिक उचित होगा कि इस संबंध में अभी और अधिक शोध की आवश्यकता है। गरुड़ ज्ञानचंद के काल से यह तिथियां अधिक स्पष्ट होने लगती हैं। अतः चंद वंश के अध्ययन के समय हमें आरंभिक चंद शासकों के शासनकाल की तिथियों की प्रामाणिकता पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। हम पहले भी यह कह चुके हैं कि इस संबंध में शोध की आवश्यकता है। अब हम चंद वंश के जिन शासकों का अध्ययन करने वाले हैं उनके शासनकाल की तिथियां श्री भद्रदत्त पांडे के अनुसार दी गई हैं। सोमचंद को चंद वंश का प्रथम शासक माना जाता है। श्री भद्रदत्त पांडे के अनुसार सन 700 से 721 ईस्वी तक उसने शासन किया। उसने किस प्रकार चंद वंश की स्थापना की, इस संबंध में कुमाऊं क्षेत्र में कई कहानियां एवं किस्से प्रचलित हैं। एटकिंसन के अनुसार कत्यूरियों के पतन काल में अराजकता अपनी चरम अवस्था में पहुंच चुकी थी, जिसका मूल्य प्रजा चुका रही थी। राज्य में चारों ओर निराशा व्याप्त थी। काली कुमाऊं में इस अराजकता को समाप्त करने के लिए प्रजा वर्ग के प्रतिष्ठित लोगों ने आपस में परामर्श करने के पश्चात कन्नौज के शासक के दरबार में अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था। उस समय कन्नौज के चंद शासक संपूर्ण उत्तर भारत की महत्वपूर्ण शक्ति माने जाते थे और स्थानीय विवादों के निपटारे के लिए अक्सर उनकी सहायता ली जाती थी। इसलिए उत्तर भारत की राजनीति में उनकी भूमिका निर्णायक मानी जाती थी। कन्नौज के शासक ने अपने भाई सोमचंद को शांति स्थापित करने के लिए
काली कुमाऊं अर्थात वर्तमान चंपावत भेजा था। सोमचंद ने एक कत्यूरी राजा से भेंट की। कत्यूरी शासक सोमचंद से इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि उसने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कर दिया और उसे 15 बीसी भूमि यौतुक अर्थात दहेज में दे दी। सोमचंद ने दहेज में मिली भूमि में सुयो नामक स्थान पर राजबुंगा का किला बनाकर नवीन चंद राज्य की स्थापना की। सोमचंद ने निकटवर्ती क्षेत्र को विजित कर अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया और यह राज्य चंपावत राज्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार सोमचंद एक कुशल सैनिक सिद्ध हुआ और उसने काली कुमाऊं में शांति स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। एटकिंसन एक अन्य कथा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि एक बार कन्नौज के शासक के भाई सोमचंद ने बद्रीनाथ यात्रा के दौरान कत्यूरी शासक से भेंट की थी। कत्यूरी शासक सोमचंद के व्यक्तित्व से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने अपनी कन्या का विवाह सोमचंद के साथ कर दिया और उसे 15 बीसी भूमि दान में दी थी। बजरत पांडे अपना मत प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि एक बार बोरा या बोरा जाति के लोग कत्यूरी शासकों के अत्याचारों से अत्यधिक पीड़ित हो गए थे, जिनसे मुक्ति के लिए कुछ बोरा अधिकारी बाहरी सहायता प्राप्त करने के लिए कन्नौज के चंद शासक के पास पहुंचे थे। चंद शासक ने अपने भाई सोमचंद को उनकी सहायता के लिए भेज दिया था। सोमचंद इलाहाबाद के निकट झूसी या प्रतिष्ठानपुर का रहने वाला था। गंभीर सिंह बोरा नामक चंद अधिकारी ने तो अपनी कन्या का विवाह भी सोमचंद के साथ कर दिया था। इन अधिकारियों ने सोमचंद को कुमाऊं के तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक दशाओं से परिचय कराकर उसे चंपावत में एक नवीन राज्य की स्थापना करने में सहायता दी थी। खैर, जो कथा भी सत्य हो, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चंदवंशी राजपूत सोमचंद काली कुमाऊं में अपना राज्य स्थापित करने में सफल रहा। उसने अपने भुजबल से स्थानीय खस जैसी लड़ाकू जातियों को अपने अधीन कर लिया था। संभवतः उसने अपने फौजदार कालू तड़ागी की सहायता से द्रोणकोट या दूनाकोट के स्थानीय रावत शासक को पराजित किया था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि कालू तड़ागी के नाम पर ही चंपावत का नाम काली कुमू और फिर काली कुमाऊं पड़ा था। सोमचंद ने अपने शासनकाल के अंत तक समस्त काली कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। शासन की सुविधा के लिए सोमचंद ने 4 किलेदारों या फौजदारों कार्की, बोरा, तड़ागी तथा चौधरी की नियुक्ति की थी। इन 4 किलेदारों को आल भी कहा जाता था। 4 आलों को सामूहिक रूप से चाराल कहा जाता था। प्रत्येक आल की एक फौज, एक विशिष्ट चिन्ह एवं एक झंडा होता था। फौजदारों के अतिरिक्त सोमचंद ने जोशी, पांडे, चौबे, बिस्टों जैसे ब्राह्मणों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया था। यह लोग चौतरा ब्राह्मण कहलाते थे। इसका अर्थ यह था कि यह राजा का 1/4 कार्य संपन्न करते थे। सोमचंद ने अपनी योग्यता के बल पर स्थानीय मेहरा एवं फरत्याल धड़ों को अपने अधीन कर कुशलता पूर्वक शासन किया था। राज्य के सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को मल्ला एवं तल्ला धड़ों में विभाजित किया गया था। मल्ला धड़ा मेहर के तथा तल्ला धड़ा फरत्यालों के अंतर्गत रखा गया था। शासन की शक्तियां वास्तव में इन दोनों दलों के हाथों में ही रहती थी। मेहरा धड़ा कोटलगढ़ में और फरत्याल धड़ा डुंगरी में निवास करता था। सोमचंद ने पुराने समय के सयाड़ा, बूढ़ा तथा कमीणा जैसे राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो गांव की सुरक्षा, न्याय एवं राजस्व का प्रबंध करते थे। इस प्रकार सोमचंद ने ग्रामीण स्तर के अधिकारियों तक शक्ति का विभाजन कर एक प्रकार से शासन में पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी थी। चंद राज्य की स्थापना के साथ साथ हमारे लिए यह जानना भी आवश्यक है कि राजा सोमचंद पश्चिमी नेपाल के एक राज्य डोटी का एक अधीनस्थ राजा था और डोटी को प्रत्येक वर्ष कर देता था। डोटी के मल्ल शासकों को रैका या राई भी कहा जाता था, जो वास्तव में पुराने कत्यूरी की ही एक महत्वपूर्ण शाखा थे। सोमचंद के बाद क्रमशः आत्मचंद तथा पूर्णचंद जैसे नाम मात्र के शासक गद्दी पर बैठे। पूर्णचंद के बारे में केवल यही जानकारी मिलती है कि वह एक महान शिकारी था। सन 758 ईस्वी में इंद्रचंद गद्दी पर बैठा। वह स्वयं को अपने नाम के अनुरूप भगवान इंद्र का समान मानता था। वह एक घमंडी शासक सिद्ध हुआ। इंद्रचंद ने अपने राज्य की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए रेशम उद्योग को बढ़ावा दिया था। इस हेतु पहली बार नेपाल से कुमाऊं में रेशम के कीड़े मंगाए गए थे और उन्हें पालने के लिए शहतूत के वृक्ष लगाए गए थे। मैदानी क्षेत्रों से रेशम तैयार करने वाले श्रमिक बुलाए गए थे, जिन्हें पटवे कहा जाता था। रेशम तैयार करते समय यह पटवे मजाकिया ढंग में बड़ी बड़ी बातें या अफवाह उड़ाते थे। उनका मानना था कि इससे रेशम में रंग पक्का चढ़ता है।
इस घटना को पटरंगवाली कहा जाता था, इसलिए इस काल में बहुत पटरंगवाली उड़ाई जाती थी। सन 1856 में वीणाचंद गद्दी पर बैठा और सदैव मदिरा तथा नाच गाने में ही लिप्त रहता था, जिस कारण राज्य में राजनीतिक अशांति उत्पन्न हो गई थी। इस अवस्था का लाभ उठाने के लिए स्थानीय खस लोग बाहर से आए हुए चंद राजपूतों के विरुद्ध संगठित हो गए थे। उन्होंने विद्रोह कर चंदों को मार भगाया और खस राज्य की स्थापना की। इस प्रकार कुमाऊं में खस शासनकाल की स्थापना हुई। तो चलिए अब जानते हैं खस काल के बारे में। देवभूमि उत्तराखंड कोल, किरात, खस, राजपूत जैसी अनेक जातियों का वास स्थान रही है। उत्तराखंड के इतिहास, राजनीति, समाज एवं संस्कृति में इन आदिम मानव समुदायों का अमिट योगदान रहा है। कोल को उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति माना जाता है। विद्वानों के अनुसार आज उत्तराखंड में जिन्हें सामान्यतः निम्न जातियां माना जाता है वे ही कोल वंशीय हैं। यह जातियां ही उत्तराखंड के वास्तविक स्वामी अर्थात मूल निवासी हैं। कोलों के पश्चात उत्तराखंड में किरात और फिर खस आए। खस उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण जातियों में से एक है। यह जाति मध्य एशिया की मूल जाति है। इस जाति के संबंध में महाभारत, पुराण, राजतरंगिणी, हरिवंश, मनु, एटकिंसन आदि के माध्यम से बहुत जानकारी प्राप्त होती है। खसों ने दीर्घकाल तक उत्तराखंड में शासन किया, इसलिए यह उत्तराखंड के समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। खसों के संबंध में हम गूढ़ अध्ययन उत्तराखंड की जनजातियों वाले अध्याय में करेंगे। चंद राजपूतों के आगमन के कारण कुमाऊं की सत्ता खसों के हाथों से निकल गई थी, जिस कारण सदियों से राज सत्ता का उपभोग कर रही यह जाति तिलमिला उठी और सदैव अपने गौरवमय इतिहास को पुनः प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील रही। यह अवसर उन्हें वीणाचंद की अयोग्यता ने प्रदान कर दिया था। खस राजपूतों ने वीणाचंद के शासन को समाप्त कर अपना राज्य स्थापित किया और कुल 14 शासकों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। इस काल को कुमाऊं के इतिहास में खस या खसिया काल तथा खस क्रांति के नाम से जाना जाता है। एटकिंसन महोदय कुल 14 खस शासकों के नामों का उल्लेख करते हैं, जो बड़े विचित्र हैं और इस स्क्रीन में देखे जा सकते हैं। लगभग 200 वर्षों के बाद खसों के शासन का भी पतन काल आया। उनके दुर्बल शासन के कारण प्रजा का जीवन पुनः बहुत कठिन हो गया था। अतः प्रजा के कुछ गणमान्य लोगों ने निर्णय लिया कि चंद शासन की पुनः स्थापना की जाए। सोनखड़ायत नामक व्यक्ति ने कहा कि चंद वंश के एक व्यक्ति वीरचंद को बुलाकर चंपावत का राजा बनाया जाए। वीरचंद के नेतृत्व में चंदों ने चंपावत पर आक्रमण कर खसों को पराजित कर दिया था। इस युद्ध में खस राजा सोनपाल या सौपाल मारा गया और चंपावत पुनः चंद शासकों के अधीन आ गया था। इस प्रकार खस शासन का सदा के लिए अंत हो गया और चंद वंश की पुनः स्थापना हुई।